नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 10 का इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और इसके 200 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं हम, जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, इसलिए हो जाएगा वीडियो थोड़ा बड़ा। तो जिनको भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 निकालना है वो वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिनको सिर्फ पेपर दे के आना है वो वीडियो अभी बीच में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि इसके अलावा आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें डाल दिए गए विद फोटोज के साथ, ठीक है। पीसीबी क्या होती है, सब सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें डाल दिए गए फोटो के साथ, तो आप लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। और हमारे साथ बने रहेंगे तो इस वीडियो को हम और इस टॉपिक को पूरी तरीके से सुहा कर देंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले गाइज आपको बता दूं कि हमने कहा था 1 जुलाई तक अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं हमारे, ठीक है, तो हम पीडीएफ फ्री में दे देंगे। लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर हमारे 200 प्लस ही हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको सभी टॉपिक की मिल जाए, वो भी 20 तारीख से पहले पहले, तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 10 दिन में आप 800 प्लस सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो मैं पूरे टॉपिक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि हम कोई भी टॉपिक होता है उसकी एक एक बारीकी के साथ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशंस भी आती है, एमसीक्यू भी आते हैं, सब कुछ करंट अफेयर भी उसी में डाल देते हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ये मान लीजिए कि इन वीडियो से आप थ्योरी भी जान लेंगे और एमसीक्यू भी जान लेंगे, ठीक है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन कैसे आ जाएगा आपको भी नहीं पता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तकनीकी की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव व कम धारा पर आधारित होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक ही कहते हैं, तथा इस प्रकार के उपकरणों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें विद्युत धारा का प्रयोग मुख्यतः सूचनाओं के संबंध में होता है, ठीक है। तो यह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी गई। इसका देखते हैं विद्युत से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, विद्युत की कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देते इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां इनमें से कौन सा कार्य नहीं करती, पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए, नहीं तो आपको सिली मिस्टेक्स हो जाती है वहां पर एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति नहीं है पूछा गया इसमें। एम्पलीफायर, स्विचिंग, ऑक्सीलेटर, फैब्रिकेशन। तो क्या हो जाएगा, फैब्रिकेशन एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति नहीं है, ठीक है। एक ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से चिप जो होती है, वो चिप बनाने की प्रोसेस जो होती है फैब्रिकेशन कहलाती है, ठीक है। जिसका सबसे बड़ा फैक्ट्री हैदराबाद में स्थित है। विलियम रॉन्टेजेन ने किस किरण की खोज की थी पूछा जा रहा है। तो एक्सरे, गामा, अल्फा, बीटा। क्या हो जाएगा, एक्सरे की खोज की। इसके लिए इनको नोबेल अवार्ड मिला था। किसने बताया कि कैथोड किरणें परमाणु के ऋण आवेश युक्त कणों से बनी होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसने कहा था, ये जे थॉमसन ने कहा था। इजी क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको सभी इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर टफ क्वेश्चन तक मिलेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहले निर्वात नली का आविष्कार किसने किया, जॉन एम्बोस फ्लेमिंग, ठीक है। तो निर्वात नली की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर की खोज किसने की, एल डी फॉरेस्ट ने की थी, ठीक है। दोस्तों ये हमारा चैनल है कीज टू सक्सेस, इसे आप यूट्यूब पे सर्च करके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, कीज टू सक्सेस नाम से। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किसने किया, जी आर केरे ने। माइक्रो तरंगों को उत्पन्न करने में सक्षम मैग्नेट्रॉन युक्ति का आविष्कार किसने किया था, अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब का उपयोग सर्वप्रथम किस कंप्यूटर में किया गया, एनिएक में। वैक्यूम ट्यूब की बात की जा रही है, तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसमें एनिएक में यूज किया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, जॉन बार्डिन, विलियम साकले, वॉल्टर ब्रेटन। उपयोग तो सभी, तो क्या जाएगा, जॉन बार्डिन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इजी से लेकर के सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। तो मतलब वे पदार्थ है जिनमें कुछ अशुद्धियां मिलाने पर वो विद्युत के चालक बन जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस टाइप के, ठीक है। ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं। व्हाट इज डोपिंग, तो डोपिंग क्या होता है, निश्चित मात्रा में पदार्थों में अशुद्धियों के मिलाए जाने की विधि को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर का प्रयोग इनमें से किसके निर्माण में नहीं किया जाता बोला जा रहा है, ठीक है। डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोग्राम। तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। प्रोग्राम में इसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रकार के होते हैं, दो। पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ए और बी। तो क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, पी प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए किस पदार्थ की डोपिंग की जाती पूछी जा रही है, ठीक है। बोरॉन, कैडमियम, लिथियम, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बोरॉन की जाती है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं उसके लिए की जाती है।
अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन कैसे होता पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एक होल से दूसरे होल की तरफ, एन प्रकार के अर्धचालक में ऋणात्मक होलों के कारण, पी प्रकार के अर्धचालक में संवहन धनात्मक होलों के कारण, और उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें ऋणात्मक होलों की वजह से होता है, और पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें धनात्मक होलों की वजह से। ठीक है, और अर्धचालकों में किस वजह से होता है, एक होल से दूसरे होल की तरफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देते तीनों चीज बता दी गई, उसमें दोनों टाइप भी बता दी गई। डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, ए एंड बी। क्या हो जाएगा, ए एंड बी, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। पी और एन पदार्थ के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, जंक्शन, डिफरेंस, होल्स, कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जंक्शन कहलाता है, पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं ना ये। नेक्स्ट देते हैं डायोड का पी और एन भाग क्या कहलाता है, एनोड, कैथोड, कैथोड एनोड, कैथोड और लैक्टोज, कोई नहीं। क्या हो जाएगा, एनोड और कैथोड। ठीक है, आईसी एकीकृत परिपथ से आप क्या समझते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की बात की जा रही है, तो इससे आप क्या समझ से पूछा जा रहा है। इसे चिप कहते हैं, वह परिपथ जिसमें एक अत्यंत छोटे अर्धचालक में आवश्यक घटक निर्मित किए जाते हैं जो विद्युत धारा को सुचारू रूप से नियंत्रित रूप में प्रवाहित करते हैं। थर्ड, इसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। फोर्थ, इसे इसका आविष्कारक जैक किल्बी ने किया था। तो क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो गए। ठीक है, तो आईसी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन बनती है वो सभी आपको चारों ऑप्शन में डाल दिया गया। तो ये होता है हमारा तरीका। ठीक है, कोई एक ऑप्शन नहीं लाते आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके डायमेंशन लाते हैं जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज ना मिलकर के चारों डायरेक्शन में आपको नॉलेज मिले। ठीक है, आईसी का इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, डिजिटल आईसी, एनालॉग आईसी, हाइब्रिड आईसी और नन। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड आईसी नहीं होती है, दोनों होती है, डिजिटल होता है और एनालॉग होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन डिजिटल एकीकृत परिपथ का प्रकार है, प्रोग्रामेबल आईसी, मेमोरी चिप, लॉजिक चिप, पावर मैनेजमेंट आईसी, इंटरफेस आईसी और ऑल। क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, डिजिटल एकीकृत परिपथ मतलब डिजिटल आईसी के प्रकार है। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी अतिचालकता से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन देते हैं, कुछ विशिष्ट दशाओं में धातुओं की विद्युत चालकता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह सामान्य विद्युत नियमों का पालन नहीं करती, इसे ही अतिचालकता कहते हैं। सेकंड है, इस स्थिति में चालक विद्युत धारा का प्रतिरोध नहीं करता। थर्ड है, इसकी खोज केमलिन ओन्स ने की। चौथा है, पारे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ठंडा करने पर अतिचालक धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टिविटी। ये सभी चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे और इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई अतिचालकता की। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि राष्ट्रीय अतिचालकता शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये बताइएगा। अतिचालकता का बीसीएस सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है पूछा जा रहा है। जॉन बार्डिन, लियोन कूपर, रॉबर्ट स्ट्रीफर, जॉन बॉश, लिटन कूपर, रॉबर्ट स्ट्रीफर, जॉन बार्डिन, लियोन कूपर, रॉबर्ट सैमुअल नन। क्या हो जाएगा, जॉन बार्डिन, लियोन कूपर और रॉबर्ट स्ट्रीफर। तो जिसमें बार्डिन से बी, कूपर से सी और एस से श्रीफर आ जाएगा। ठीक है, तो बीसीएस सिद्धांत बोलते हैं अतिचालकता से संबंधित होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अतिचालकता का बीसीएस सिद्धांत क्या है। ठीक है, अभी इसका फुल फॉर्म बता दिया और अभी ये सिद्धांत क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके अनुसार अतिचालकों में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति नहीं करते, वे जोड़े बनाकर गति करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कूपर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो कूपर बॉन्ड क्या हो गया वो भी बता दिया। यह बॉन्ड सामान्य इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अलग होते हैं और ये बोसोन की तरह व्यवहार करते हैं। इसने सर्वप्रथम लगभग सभी अतिचालक पदार्थों के गुणों की व्याख्या की। इसके बाद ये इस स्थिति में पदार्थ जीरो प्रतिरोध की स्थिति को प्राप्त होता है। इसका प्रतिपादन 1957 में किया और इन्हें 1972 में भौतिकी का नोबेल मिला। ठीक है, तो बीसीएस सिद्धांत के बारे में जो भी एमसीक्यू बन सकते थे, जो भी इंफॉर्मेशन बन सकती थी, वो सभी बता दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, अतिचालकों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 2, 3, 4, 5। कितने में किया गया, 2 भागों में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माइजनर प्रभाव क्या है। अतिचालक पदार्थ किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं। यदि इन पदार्थों के ऊपर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो वह अतिचालक को न छू उसके ऊपर हवा में तैरने लगता है। इस घटना को मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। बुलेट ट्रेन इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो जापान की मैग्लेव ट्रेन या चीन की जो मैग्लेव ट्रेन है उसका जो बेसिक सिद्धांत है वो यही है। जो इसका देखते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर काम करने वाली ट्रेन का क्या नाम है पूछा जा रहा है। मैग्लेव, हाइपरसोनिक ट्रेन, सुपरसोनिक ट्रेन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, मैग्लेव ट्रेन। ठीक है, जो कि चाइना की है। इसका देखते हैं, अति चालकता और इससे जुड़े अनुसंधान व विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड की स्थापना कब की गई। 1987, 1986, 1995, 1990। क्या हो जाएगा, 1987 में की गई। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड का नाम किस वर्ष राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड कर दिया गया। 1991, 1992, 1990, 1995। क्या हो जाएगा, 1991 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला न्यू दिल्ली, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली, मुंबई,
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कलकत्ता। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? पहला, ठीक है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला न्यू दिल्ली, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पिलानी, राजस्थान, बेंगलुरु, भोपाल, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? पिलानी, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब की गई? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सभी से कुछ क्वेश्चन तो सही करवाने हैं ना पीएससी को, इसलिए ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तो कब हो जाएगा ये? 1970, 1975, 1980, 1985। क्या हो जाएगा? 1970 में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम जी के मेनन, वीपी मेनन, आनंद राज मेनन, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? एम जी के मेनन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1970, 1975, 1980, 1990। क्या हो जाएगा? 1970 से। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973, 1975, 1980, 1999। क्या हो जाएगा? 1973 में। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की शुरुआत किस वर्ष से की गई? 1992, 1995, 1997, 2000। क्या हो जाएगा? 1992 से, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास हेतु इनमें से किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाया गया? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन। क्या हो जाएगा? इन सभी में बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, देश के 7 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में मध्य प्रदेश के कौन से 2 जिलों को चुना गया है? भोपाल जबलपुर, भोपाल इंदौर, भोपाल ग्वालियर, उज्जैन सागर। क्या हो जाएगा? भोपाल जबलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास हेतु व उसके मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? STQC, STPC। क्या हो जाएगा? STQC, स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेट इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित नहीं है, पूछा गया। पुणे, हैदराबाद, त्रिचूर, तिरुअनंतपुरम। क्या हो जाएगा? तिरुअनंतपुरम में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं इसके बाद, समीर क्या है, पूछा जाए। यह एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है जो सूचना हस्तांतरण की क्वालिटी और सुधार में संवर्धन करने के लिए आंकड़ा संचार प्रणालियों के विकास के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। इसका पूरा नाम प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सी बैंड, एस बैंड टेलीमेट्री और टेली कमांड ट्रांसपोंडर का निर्माण करता है। स्काडा के इस्तेमाल के लिए कम लागत के रेडियो मॉडेम पर आधारित GSM नेटवर्क और सूक्ष्म तरंग संचार ट्रांस रिसीवर का निर्माण करता है। तो क्या करता है समीर? ये सभी करता है, ठीक है, काम। तो इसका फुल फॉर्म क्या है समीर का? प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब घोषित की गई? 2012, 2013, 2014, 2015। क्या हो जाएगा? 2012 में, 25 अक्टूबर 2012, ठीक है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बाजार को 2020 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 400 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर, 700 बिलियन डॉलर, 900 बिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा? 400 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। किस राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के विकास पर बल दिया गया है? 2012, 2019, 2021। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 2012 की इलेक्ट्रॉनिक नीति के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है, नवीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब पारित की गई? 2019, 2020, 2021, 2016। क्या हो जाएगा? 2019 में की गई। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 में इसमें से क्या शामिल है, पूछा गया है। ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता, उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग वाले स्टार्टअप्स को विशेष राहत देना, कुशल श्रम बल की स्थापना करना। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ठीक है। 3 मार्कर के हिसाब से जब आप मेंस देने जाएंगे तो भी आपको ये फायदा कर जाएंगे, ठीक है। तो मेंस के हिसाब से भी लाया गया, तो जो जो 3 मार्कर में लिखना है आपको, ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 फैक्टे ही लिखने होते हैं। और अभी तो उन्होंने, आयोग ने क्या कर दिया, 1 लाइन में आंसर देना है, तो आपको कॉमा लगा लगा के आंसर देना पड़ेगा। तो मेंस की तैयारी हम बाद में करवाएंगे, 3 मार्कर के ला लेंगे, जैसे एग्जाम होगा उसके बाद से 3 मार्कर की प्रैक्टिस शुरू करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निजी संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने कौन सी योजना की शुरुआत की? DOEACC, STQC, सीमेट, नन। क्या हो जाएगा? डू एक्ट, ठीक है। मैसिवली पैरेलल सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, पूछा जाता है। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चिकित्सा क्षेत्र। नेक्स्ट है, लीनियर एक्सीलरेटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कैंसर चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विज्ञान एवं शोध, अंतरिक्ष क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कैंसर चिकित्सा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों हेतु ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम आरंभ की गई है? STQC, सीमेट, डूएक, नन। क्या हो जाएगा? STQC, ठीक है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय परम सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ स्थापित की गई? पुणे, न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? पुणे में। नेक्स्ट है भारत में नैनो इलेक्ट्रॉनिक केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, मद्रास, बेंगलुरु, कोलकाता। क्या हो जाएगा? मुंबई में। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का आविष्कार किसने किया? फर्डिनेंड ब्रॉन ने। नेक्स्ट देखते हैं टेलीफोन की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1881, कलकत्ता से। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1956, कलकत्ता से। भारत में टेलीविजन की शुरुआत की बात की जा रही कब से हुई? 15 सितंबर 1959 से, न्यू दिल्ली से। भारत में मोबाइल की शुरुआत कब से हुई? 31 जुलाई 1995, न्यू दिल्ली से। भारत में रेडियो की शुरुआत कब से हुई? 1927, मुंबई से। एलईडी का आविष्कार किसने किया? 1927 में व्लादिमीरोविच लोसेफ ने। नेक्स्ट है पहला एलसीडी टीवी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ किस वर्ष लागू हुआ? 1988 में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं भारत को सर्वप्रथम टेलीविजन किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उपहार स्वरूप दिया? फिलिप्स, सोनी, एलजी, कोबरा टीवी। क्या हो जाएगा? फिलिप्स। आप क्या सोचे थे? कोबरा टीवी। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959, 1995, 1996, 1997। क्या हो जाएगा? 1959 में। दूरदर्शन की बात की जा रही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में स्थित आकाशवाणी भवन में किस वर्ष प्रसारित हुआ? 15 सितंबर 1959, 15 सितंबर 1960, 15 अगस्त 1980, 15 अगस्त 1981। क्या हो जाएगा? 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, तो ईयर याद रखने की ट्रिक एक ही है कि आप उसको जितने बार रिवाइज करेंगे उतने जल्दी याद होता है। ठीक है, बार बार देखिए, एक पेज बना लीजिए जिसमें पूरे जो भी ईयर वाली चीज़ें होती है वो सब एक पेज में लिखी हो। ठीक है, तो आप उसको सुबह शाम देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। भारत में उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था इंटेल सेट के साथ किस वर्ष से प्रारंभ हुई? 1962, 1965, 1975, 1980। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1965 से। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ष दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बना? 1982, 1985, 1990, 2000। क्या हो जाएगा? 1982। और वर्ष 1982 में जो स्वतंत्रता दिवस का भाषण था प्रधानमंत्री का, वो दिखाया गया था। ठीक है, रंगीन टीवी पर पहली बार। नेक्स्ट देखते हैं इनमारसेट 1979 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, जिनेवा। क्या हो जाएगा? लंदन में। इनमारसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मेरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसार भारती का गठन कब किया गया? 23 नवंबर 1997, 1998, 1999 और 15 अगस्त 2000। तो क्या हो जाएगा? 23 नवंबर 1997। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद विश्व का पहला भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अलीराजपुर, न्यू दिल्ली, रांची, पटना। क्या हो जाएगा? अलीराजपुर में। सहारिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? श्योपुर, भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर। तो क्या हो जाएगा? श्योपुर। ठीक है, श्योपुर। कोरकू जनजाति सामुदायिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। क्या हो जाएगा? खंडवा में। इसका देखते हैं नेक्स्ट टीवी संकेतों को किस आवृत्ति बैंड में 9 चैनलों पर रेडियो प्रसारण के माध्यम से प्रेषित किया जाता है? 54 से 890 मेगाहर्ट्ज, 60 से 900 मेगाहर्ट्ज, 700 से 1000 मेगाहर्ट्ज और 660 से 6777 मेगाहर्ट्ज। तो क्या हो जाएगा? 54 से 890 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है ओएलईडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसका नेक्स्ट देते हैं 3D फिल्मों को देखने के लिए 3D चश्मे में किस प्रकार के रंगों को वरीयता दी जाती है? लाल नीला, लाल हरा, लाल पीला और हरा नीला। क्या हो जाएगा? लाल और नीला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक 2011 के तहत किस वर्ष तक सभी केबल टीवी ऑपरेटर्स को अपने ट्रांसमिशन एनालॉग से डिजिटल करना था? 2014, 2015, 2016, 2017। क्या हो जाएगा? 2014। प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश ने शुरू किया? रूस, फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका। क्या हो जाएगा? रूस ने। नेक्स्ट है इंटेल 4004 पहले व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? मैक्लोरेन एडवर्ड, टेड हॉफ, स्टेनली मोजर एंड फेडरिको फ्रेगिन एबोवाल। तो क्या हो जाएगा? ये सभी ने किया था। ठीक है, 3D से याद आया, 3D टीवी का आविष्कार किसने किया था? क्रिस, नाम लिख देता हूँ, क्रिस यूडॉल। ठीक है, क्रिस यूडॉल ने 3D टीवी का आविष्कार किया था। ठीक है, जो कि ब्रिटेन का है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। चालक कौन हो जाएगा? तांबा और चांदी, जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, और अचालक क्या होता है? जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। तो अचालक से ज्यादा और चालक से कम होती है जिसकी चालकता। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टर प्रेरक किसे कहते हैं? इंडक्टर को हिंदी में क्या होता है? प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। प्रेरक या इंडक्टर एक विद्युत अवयव है जिसमें कोई विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। तो किस रूप में वो ऊर्जा का भंडारण करता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। इसका देते प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं? चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता क्या कहलाती है? प्रेरकत्व कहलाती है। और इसकी मापने की इकाई क्या है? हेनरी हो गया। ठीक है, तो प्रेरकत्व क्या होता है उसका डायग्राम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। तो आपके लिए डायग्राम भी लाया गया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये सब क्या होता है? प्रेरकत्व के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किसी भी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध की बात की जा रही है। ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाले इस अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इसका अर्थ प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक क्या है? ओम है। ओम के अनुसार क्या बोल रहा है ये? आर इक्वल टू वी आई, मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट विभव अपान में धारा आई। ठीक है, आई का साइन होता है जिसे करंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सभी होता है। ठीक है, प्रतिरोध की भाषा ही। तो प्रतिरोध में ये सभी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है कि मतलब जो कोई भी अगर किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो पदार्थ क्या करता है? वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए क्या होता है जब हम बिजली की सप्लाई करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? किसी भी वायर का कम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो आपका बिजली का लॉस होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बिल आएगा और हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो जाए। रजिस्टर की बात की जा रही है। प्रतिरोध रजिस्टर किसे कहते हैं? प्रतिरोधक दो सिरों वाला विद्युत अवयव है जो विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का अवरोध करता है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उससे बहने वाली तात्कालिक धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अभी बताया आपको। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ओपन में आई। तो इसके माध्यम से हम करंट के फ्लो को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर के माध्यम से। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स है। 5 वाट, 3 वाट, 2 वाट, 1 वाट, हाफ वाट और 1/4 वाट का। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स के डायग्राम हो गए। इसका देखते हैं कैपेसिटर की बात की जा रही है। संधारित्र बोलते हैं जिसे हिंदी में। से आप क्या समझते हैं? संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। यह एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर करता है। यह एक पैसिव एलिमेंट है और इसका मात्रक क्या है? फेराडे है। और इसको इन्वेंशन किसने किया था? एवॉल्ड जॉर्ज वॉन क्लेस्ट ने। ठीक है, तो कैपेसिटर का आविष्कार किसने किया था? एवॉल्ड जॉर्ज वॉन क्लिस्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं इसका संधारित्र के उपयोग पूछे जा रहे हैं तो देख लेते हैं। तो ये आपका मेंस में हो जाएगा 5 मार्कर के हिसाब से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो संधारित्र के उपयोग देखते हैं। आवेश और ऊर्जा के भंडारण हेतु प्रयोग में किया जाता है। विद्युत फिल्टरों में उपयोग किया जाता है। पल्स पावर एवं शस्त्र निर्माण में किया जाता है। इसका सेंटर के रूप में उपयोग किया जाता है। संधारित्र के प्रकार देख लेते हैं कुछ। संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन सा? समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो ये संधारित्र के कुछ टाइप देख लेते हैं। फोटो में दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पेपर टाइप का हो गया, पॉलीस्टायरीन टाइप का, बायपोलर टाइप का, इलेक्ट्रोलाइट, पॉलीकार्बोनेट, पॉलिएस्टर, माइलर, सिल्वर माइका, सिरामिक, टेंटेनम, इलेक्ट्रोलाइट, फीड थ्रू, ट्रिमर, वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, इसे डायोड किसे कहते हैं? द्विअग्र या दायाग्र या डायोड यह एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसमें विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यह एक ही दिशा में धारा को बहुत कम प्रतिरोध के साथ बहने देते हैं जबकि दूसरी दिशा में धारा के विरुद्ध बहुत प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, मतलब एक दिशा में धारा को प्रवाहित होने देते हैं और दूसरी दिशा में इसका रोक लगा देते हैं। अन्य उपयोग क्या है? यह प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा के रूप में बदलने के लिए रेक्टिफायर परिपथों में यूज में किया जाता है। ठीक है, परिपथों में प्रयोग किया जाता है। कुछ डायोड देख लेते हैं। जेनर डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, लेजर डायोड होता है। ठीक है, इसका देखते हैं। और कौन सा होता है? स्कॉटकी डायोड होता है, फोटो डायोड होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो इसके ये डायग्राम में देख लीजिए। रेक्टिफायर डायोड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड है, लाइट एमिट कर रहा है। टनल डायोड हो गया। अलग अलग इसके डायग्राम देख लीजिए। हो सकता है डायग्राम देख करके वो पूछ ले आपसे कि ये कौन सा डायोड है। जेनर डायोड हो गया, जेड जैसा साइन बनता है इसमें। लाइट सेंसिटिव डायोड हो गया, फोटो लाइट सेंसिटिव डायोड हो गया जिसे फोटो डायोड भी कहते हैं। वेरेक्टर डायोड हो गया। ठीक है, ये कुछ और डायग्राम देख लीजिए। गन डायोड क्या होता है? एलईडी डायोड होता है। ठीक है, जो एलईडी सीरीज होती है उसमें यूज किया था। पिन डायोड हो गया, स्टॉप रिकवरी डायोड, जेनर डायोड, शॉर्टकी डायोड, वेरेक्टर डायोड, टनल डायोड और जंक्शन डायोड से आप क्या समझते पूछा जा रहा है? डायोड एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है, इसलिए डायोड को हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का होता है। ये पी जिसमें होल्स होते हैं और ये एन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। ठीक है, यह केवल एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित करता है।
इसका उपयोग किया जाता है एसी से डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है, रेडियो संकेत का पता लगाने में किया जाता है, प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए किया जाता है इसका यूज, प्रकाश का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, इसका यूज। इसका देखते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सिंबल देख लेते हैं। तो ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ठीक है। तो ये इसके बाद आगे डायग्राम से समझ लेते हैं हम कि ये पी रीजन होता है जिसमें होल्स होते हैं, और एन रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा होती है, और इन दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसे डिप्लीशन रीजन बोला जाता है, ठीक है। इसका देखते हैं आगे, ये उसका डायग्राम हो गया, ये उसका इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, ये ऐसा होता है डायोड। इसका देखते हैं एलईडी से आप क्या समझते पूछा जा रहा है, तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ला दी गई है इसमें। तो देख लेते हैं एक एक करके क्या होता है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड, जिसे लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। यह प्रकाश इसकी बनावट के अनुसार किसी भी रंग का हो सकता है। एलईडी कई प्रकार की होती है जिसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, बहुवर्णीय, ओएलईडी, ठीक है। कुछ लोग बाइक में यूज करते हैं एलईडी को, कुछ लोग वहाँ पे डिस्प्ले यूनिट में करते हैं, कुछ लोग घर में सीरीज के रूप में करते हैं, तो अलग अलग टाइप की हो जाती है, अलग अलग कलर वाली। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसमें से बिजली गुजरती है, उसके इलेक्ट्रॉन पहले तो आवेशित हो जाते हैं और उसके बाद ही अपने आवेश वाली ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इसका क्या है, इसका मुख्य प्रकाश उत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है, ठीक है। तो ये गैलियम आर्सेनाइड इसका प्रकाश उत्पादन का घटक होता है, यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाता है एलईडी में, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। फिर इसका देखते हैं कि इसका इन्वेंशन किसने किया, एच जे राउंड ने, ओलेग लोसेव, जेम्स आर बियर्ड, निक होलेनिक। क्या हो जाएगा, ये सभी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व थे, इन सबका योगदान था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, एलईडी पारंपरिक प्रकाश स्रोतों के तुलना में बहुत उन्नत है, जिसका कारण है ऊर्जा की कम खपत, लंबा जीवन काल, उन्नत दृढ़ता, छोटा आकार व तेज स्विचन, मतलब जल्दी से स्विच हो जाती है। तो क्या हो जाता है, ये इसकी खूबियां हैं ये, ठीक है। तो आप जो एलईडी के बारे में मेंस में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा, और एलईडी का आपको डायग्राम भी ला करके दे दिए ताकि आप मेंस में बना पाए, ठीक है। टाइम मिलेगा तो बना सकते हैं, नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा। बाकी ऐसा करके तो बनाया जा सकता है कि ये एलईडी है और एनोड कैथोड बता दिया, जो छोटा जो बड़ा, एनोड कैथोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि इसमें देख लेते हैं, जो ऊपर का लेंस एरिया होता है उसको एपॉक्सी बोला जाता है। फिर ये वायर ब्रेंड हो गया, रिफ्लेक्टिव कैविटी हो जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, इसमें सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका क्या है, फ्लैट स्पॉट। फिर उसका ये एनोड प्लस होता है, एनोड का साइन प्लस होता है, कैथोड का माइनस होता है। जो छोटा वाला भाग होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है, और जो बड़ा भाग होता है वो एनोड कहलाता है। नेक्स्ट है जेनर डायोड से आप क्या समझते हैं। जेनर डायोड वर इन्वेंटेड बाय क्लेरेंस जेनर। तो किसने आविष्कार किया इसका, क्लेरेंस जेनर ने 1934 में। यह डायोड सामान्य डायोड की तरह विद्युत को आगे की तरफ प्रवाहित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, किंतु जब वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो उस समय उसे विपरीत दिशा में प्रवाहित होने का निर्देश देता है। समझ में आया आपको, यह वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज में किया जाता है, ठीक है, जेनर डायोड का। जैसे कुछ लोग घर में भी यूज करते हैं इसका। इसका देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफायर डायोड, शॉर्टकी डायोड और जेनर डायोड। तो इसकी शाइन देख लीजिए, जेनर डायोड में क्या होता है, शॉर्टकी डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर डायोड क्या होता है, ठीक है। लेजर डायोड की बात की जा रही है, तो लेजर डायोड की बात की जा रही थी, इसमें कुछ अपन ने इन्फॉर्मेशन है वो सब एक साथ ला ली गई है कंपाइलेशन के साथ। तो देख लेते हैं एक एक करके। लेजर की बात की जा रही है तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। लेजर का मतलब क्या होता है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, अर्थात लेजर एक प्रकार का एम्पलीफाई किया हुआ प्रकाश है। लेजर सामान्य प्रकाश से भिन्न होता है, इसकी तीव्रता सामान्य प्रकाश का तुलना में बहुत तेज होता है, ठीक है। ठीक है? लेजर डायोड इस पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करके एक कोहेरेंट लाइट एमिट करता है। यह कोहेरेंट लाइट एक प्रोसेस को फॉलो करके एमिट की जाती है जिसे लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है। इसे शॉर्ट में लेजर कहते हैं, तथा क्योंकि इसमें पीएन जंक्शन का उपयोग किया जाता है इसलिए लेजर प्रोड्यूस करने के लिए इसे लेजर डायोड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका लेजर डायोड क्या होता है पूछा जा रहा है, तो इसके बीच अपने थोड़ा सा थ्योरी में लाया है और जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेजर डायोड एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेजर डायोड में अर्धचालक का पीएन जंक्शन लेजर माध्यम की तरह कार्य करता है। जब लेजर डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तब यह उच्च तीव्रता का एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट बीम उत्पन्न करता है, ठीक है। और उसके आगे क्या, लेजर डायोड का कार्य सिद्धांत
कार्य सिद्धांत एलईडी की तरह होता है, लेकिन दोनों से उत्पन्न होने वाली प्रकाश पुंज में अंतर होता है। ठीक है, एलईडी से उत्पन्न वाला प्रकाश पुंज क्या होता है, एक वर्णीय होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है। ठीक है, तथा कोहेरेंट नहीं होता। लेकिन जबकि लेजर डायोड में उत्पन्न होने वाला प्रकाश एक वर्णीय होता है और कोहेरेंट भी होता है। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन थी लेजर डायोड के बारे में। आगे और देख लेते हैं। एक लेजर डायोड के काम में तीन प्रक्रियाएं शामिल है, अवशोषण, अवशोषण, सहज उत्सर्जन और उत्तेजित लेजर डायोड के उपयोग। इसका देखते हैं, लेजर डायोड का उपयोग क्या में होता है, लेजर पॉइंटर के रूप में यूज किया जाता है। लेजर डायोड का प्रयोग एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में किया जाता है। लेजर डायोड का प्रयोग लेजर प्रिंटिंग में किया जाता है। लेजर डायोड का प्रयोग लेजर स्कैनिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी में इसका यूज किया जाता है। लेजर डायोड ये हो गया, लेजर निकलती है इसमें से। ठीक है, डायोड में से। इसका देखते हैं, ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है तो ट्रांजिस्टर की इन्वेंटेड बाय किसने किया था, इसका इन्वेंशन जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शॉर्टकी ने बेल लैब्स में किया था। ठीक है, जो अमेरिका में 1947 की बात की जा रही है। इसका देखते हैं, ट्रांजिस्टर एक ऐसा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तथा विद्युत शक्ति को एम्पलीफायर या स्विच करने के लिए किया जाता है। अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना होता है। इसमें तीन सिरे या टर्मिनल होते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे सर्किट से जोड़ने में किया जाता है। जैसे इसे बेस, कलेक्टर और एमिटर, ये तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, बेस ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है, कलेक्टर पॉजिटिव लीड पर होता है। ठीक है, एमिटर, बेस और कलेक्टर बता दिए गए आपको क्या होता है डायग्राम में। ठीक है, और एमिटर क्या होता है, नेगेटिव लीड पर एमिटर होता है और पॉजिटिव लीड पर क्या होता है, कलेक्टर होता है। और बेस ट्रांजिस्टर का एक्टिवेट करता है जो कि बीच में होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के टाइप बता देते हैं, बीजेटी टाइप्स होता है और एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो बीजेटी के भी दो टाइप होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इधर देख लेते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी दो प्रकार का होता है, एक जंक्शन एफईटी होता है और एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी होता है। ठीक है, तो जंक्शन एफईटी में कौन कौन से टाइप होता है, डिप्लीशन मोड वाला होता है जिसमें एन चैनल और पी चैनल का यूज किया जाता है। वहीं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी में क्या होता है, डिप्लीशन मोड में एन चैनल और पी चैनल का, और एनहांस मोड में एन चैनल और पी चैनल का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की जा रही है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको इन्वेंशन 1958 में किया रॉबर्ट नोई ने और जैक किल्बी ने। ठीक है, इसका देखते हैं, इसमें यह एक छोटी सी चिप या सिलिकॉन का छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर अनेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसका देखते हैं कि यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र और पेशी कंपोनेंट, निष्क्रिय घटक के अलावा डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, अर्धचालक अवयव शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये देखिए ये हो गए आईसी। ठीक है, तो इसमें अनेक रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये रजिस्टर हो गया, ये रजिस्टर हो गया। ठीक है, इसका देखते हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। और ये जो चिप है ये आईसी बोलते हैं इसको। और इसका जो ये फैब्रिकेशन की बात की जा रही थी ना, जो मैं फैब्रिकेशन बोल रहा था, तो फैब्रिकेशन क्या होता है, हैदराबाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका तो इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तीन टाइप होते हैं इसके। एनालॉग आईसी, तो एनालॉग आईसी के बारे में देखते हैं। इस प्रकार की आईसी में इनपुट और आउटपुट सिग्नल निरंतर श्रेणी में काम करते हैं। ठीक है, एनालॉग या लीनियर आईसी सबसे सरल प्रकार की सर्किट है क्योंकि इन सर्किट में कुछ ही कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक माइक्रोफोन जो ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा संक्षेप में ऑडियो सिग्नल में बदल देता है। इसका देखते हैं, आमतौर पर एनालॉग आईसी उन डिवाइसों से जुड़े होते हैं जो वातावरण से सिग्नल लेते हैं या वापस वातावरण को सिग्नल भेज देते हैं। ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर और रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर भी इसके उदाहरण है। ठीक है, इसका देखते हैं, डिजिटल आईसी क्या होती है। यह आईसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के सभी आयामों में संचालित होने के बजाय दो परिभाषित लेवल पर संचालित होती है। यह सर्किट कई डिजिटल गेट्स, मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में उपयोग में लाई जाती है जो सर्किट सिग्नल को दो स्टेट में परिभाषित करती है जिसे बाइनरी सर्किट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका इलेक्ट्रिक सिग्नल की ये दो स्टेट 0 1 होती है जो इसे बीट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट होता है। सामान्य रूप से डिजिटल सर्किट में 0 को ऑन कहते हैं और 1 को ऑफ कहते हैं। ठीक है, डिजिटल आईसीस को लॉजिकल ऑपरेशन और डिजिटल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, डिजिटल आईसी को। ठीक है, उदाहरण के लिए माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब क्या है, डिजिटल आईसी के एग्जाम्पल है। क्या देखते हैं, मिक्स्ड सिग्नल आईसी। इन सर्किट में डिजिटल और एनालॉग आईसी दोनों को एक ही चिप में संयोजित कर दिया जाता है। ये डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट और क्लॉक टाइमिंग आईसी की तरह काम करती है। ठीक है, प्रोग्रामेबल आईसी की देख लेते हैं क्या होता है। यह आईसी अपने ज़रूरत के अनुसार प्रोग्राम की जा सकती है।
टाइमर आईसी या वोल्टेज या पिंस बोलते हैं। यह आईसी टाइमिंग के अनुसार सेट की जाती है। कंपैरेटर आईसी, यह मल्टीपल इनपुट सिग्नल को कंपेयर करता है और फिर आउटपुट प्रदान करता है। स्विचिंग आईसी की बात की जा रही तो यह आईसी पूरे सर्किट के अनेक भागों में पावर सप्लाई करती है। एक स्विचिंग एसी बहुत प्रकार के स्विचेस की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं एकीकृत आईसी की कुछ जनरेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो एसएसआई होती है, एमएसआई होता है, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई, ये आपने सब में कंप्यूटर में यूज करते हुए देखा होगा। तो एसएसआई क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है, 1964 में यूज में आया था। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की लिस्ट दी हुई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो ये वीएलएसआई ऐसा एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका देखते हैं रेक्टिफायर, दिष्टकारी या रिजुकारी बोलते हैं जिसे। ऐसी युक्ति है जो आवर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है, उसे दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है, बहुत से उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव भट्टी डीसी में ही चलते हैं, जबकि बाहर से उन्हें एसी ही दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका रेक्टिफायर। ये ऐसा होता है, इसका डायग्राम देख लीजिए। रेक्टिफायर के कार्य के उल्टा जो कार्य करती है उसे कहते हैं इन्वर्टर कहते हैं। मतलब यह डीसी को एसी में बदलता है। कौन, माइक्रोटेक इन्वर्टर, जैसे आपने सुना होगा माइक्रोटेक इन्वर्टर, ये ठीक है, ये डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा। इसका देखते हैं फ्यूज की बात कर लेते हैं। तो फ्यूज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं हम। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि प्रोटेक्टर्स की तरह काम करते हैं। इन्हें आप एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस कह सकते हैं, जिनका इस्तेमाल होम अप्लायंस को रक्षा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन्हें हाई वोल्टेज के डैमेज से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, ये फ्यूज पतले स्ट्रिप या स्ट्रैंड की मेटल से बने होते हैं, और जब भी हेवी अमाउंट की करंट या एक्सेसिव करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट से, जब एक्सेसिव करंट या हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तब क्या होता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, मतलब पिघल जाता है, और सर्किट ओपन हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है, तो पावर ब्रेक हो जाती है। तो क्या होता है, जिससे पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके कार्य को देख करके बहुत से लोग सर्किट ब्रेकर या स्टेबलाइजर भी कहते हैं, जो कि डिवाइस को हैवी वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूज के स्ट्रिप्स एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक इत्यादि मेटल के बने होते हैं। और साथ में ये किस किस चीज़ के बने होते हैं देख लीजिए, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक। इस और साथ में इन्हें हमेशा सर्किट के साथ सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है, ताकि ये रनिंग केबल्स को ओवर करंट से प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, फ्यूज का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1890 में। कितने टाइप्स ऑफ फ्यूज कौन से होते हैं, दो होते हैं, डीसी फ्यूज और एसी फ्यूज। फ्यूज किस धातु का बना होता है, फ्यूज निम्न गलनांक वाली धातु से बना होता है, जो मुख्यतः तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो कुछ फ्यूज के डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम हो गया फ्यूज के, वाइट फ्यूज, ब्लेड फ्यूज, ठीक है, कार्टिलेज फ्यूज, पॉलीफ्यूज, हाई करंट फ्यूज। इसका देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ये लास्ट है इसके बारे में थोड़ी थ्योरी हम देख रहे हैं, बाकी सभी के बारे में एमसीक्यू मिलेंगे आपको आगे, पूरे एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में भी पूछा जा सकता है इसको, इसलिए हमने मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से बनाया। तो देख लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इससे कंप्यूटर की केंद्रीय प्रक्रमण इकाई सीपीयू की तरह भी काम में ली जाता है। विश्व में मुख्यतः दो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक कंपनियां हैं, इंटेल और एएमडी प्रोसेसर। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने भी एक प्रोसेसर बनाया, माइक्रो प्रोसेसर, जिसका उसने पेटेंट करवा लिया है, शक्ति नाम है उसका। ठीक है, इंटेल कंपनी के प्रमुख प्रोसेसर कौन से, पेंटियम 1, पेंटियम 2, 3, 4, 5, सेलेरॉन, कोर 2 डियो और एटम, ये सब माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फंस सकता है। इसका देखते हैं एएमडी कंपनी के प्रमुख प्रोसेसर कौन से, K5, K6, एथेलॉन, ये दोनों यहाँ से आप एमसीक्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू चिप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को, और सीपीयू के अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलता है, सीपीयू चिप के नाम से बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, किस में यूज में किया जाता है इसका, कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, टेलीविजन, घड़ियों में, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हो रहे तालमेल को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर की शक्ति गीगाहर्ट्ज पर निर्भर होती है, यानी गीगाहर्ट्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गणना करने की शक्ति होती है। इसलिए जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि कितना गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है इसका। आप जब भी मोबाइल लेने जाए तो उससे पूछेगा कि ऑक्टा कोर है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, कौन सा कोर है। तो अभी ऑक्टा कोर चल रहा है, तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो भी आपका 2.2 या 2.4 जो भी वर्जन चल रहा होगा वो लीजिएगा। तो ठीक है, ये आईसी हो गई आपकी, देख सकते हैं इंटेल की नाम लिखा हुआ, ये एएमडी की आईसी होगी। ठीक है, ये कंप्यूटर में मिल जाएगा आपको, तो आप पहचान सकते हैं। इसके बाद आप एमसीक्यू देख लेते हैं कुछ। एमसीक्यू चलेंगे। प्रोसेसर कोर की बात करें
तो प्रोसेसर कोर देख लेते हैं। कोर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर गणना करने वाली एक चिप लगी होती है। इस चिप पर माइक्रो प्रोसेसर की शक्ति निर्धारित होती है, ठीक है। प्रोसेसर कोर की संख्या के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर के नाम रखे जाते हैं। जैसे कि अभी मैं बता रहा था, जैसे कि बात ही कर रहा था मैं, डुअल कोर प्रोसेसर मतलब 2 कोर प्रोसेसर लगे होते हैं। क्वाड में 4, हेक्सा में 6, ऑक्टा में 8 और डेका में 10। तो डेका कोर प्रोसेसर का दावा करते हैं कई लोग मोबाइल बनाने का, लेकिन अभी बनाया नहीं गया। और अगर ये बन जाएगा तो सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा, मतलब मिनी सुपर कंप्यूटर बन जाएगा ये। तो ऑक्टा कोर, तो अभी ऑक्टा कोर चला रहे होंगे आप सभी लोग। कुछ लोग का डुअल कोर या क्वाड कोर होगा। हेक्सा कोर तो शायद बना नहीं था। ऑक्टा कोर चाइनीज कंपनी देती है, लेकिन आपको पता है उसकी क्वालिटी क्या होता है। तो सर्किट के सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के कुछ सर्किट के सिंबल है, देख लीजिए। ठीक है, डायोड क्या होता है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, डीसी वोल्टेज, गेट देख लीजिए, एलईडी, ट्रांजिस्टर, कॉइल, ये सब देख लीजिए इसके डायग्राम, ठीक है। इसका देखते हैं 26 जून 1974 को स्थापित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, न्यू दिल्ली, भोपाल की हो जाएगा गाजियाबाद में। इसका देखते हैं सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, समीर की शुरुआत कब से हुई? 1984, 1990, 1995, 1999 की हो जाएगा 1984। इसका देते हैं सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे की स्थापना कब हुई? 1990, 1995, 1998, 1999 क्या हो जाएगा 1990 में। व्हाट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू नेगेटिव होल्स? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन आईसी और नन क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर का टाइप है जो नेगेटिव होल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, कौन होता है वो? पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हु इन्वेंटेड मॉसफेट ट्रांजिस्टर? मोहम्मद अटाला, देवांग कहांग, बोथ ए एंड बी, और नन क्या हो जाएगा? मोहम्मद अटाला एंड देवांग कहांग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद फुल नेम ऑफ वीएलएसआई इज क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? आईसी के टाइप है, ठीक है। क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज, ऑप्शन देते हैं वेरी लो स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लाइट स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लिमिट स्केल इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट, और आज का लास्ट देखते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हैज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर? 1 से 10, 10 से 500, 500 से 20,000 और मोर देन 20,000 क्या हो जाएगा? 1 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा खत्म कर दिया गया आपके लिए, ठीक है। तो इसके बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। जो भी वीडियो डाले गए वो सब आपको कम से कम 2 से 3 बार देखने होंगे, तभी आपका वहाँ पे एमसीक्यू सही होने की संभावना बनती है, क्योंकि एक बार में दिमाग में कुछ जाता नहीं है। और अगर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसकी ट्रिक बना लीजिए, उससे लिखिए कॉपी में, उसे बार बार दोहराइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट 9 का पूरा टॉपिक खत्म। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, तो सभी टॉपिक को अच्छे से डाल दिए गए हैं, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन के कुछ वीडियो है, कुछ 20-20 क्वेश्चन के हैं। तो आप उन्हें जाकर के देखेंगे तो आपको फ़ायदा निश्चित ही होगा। वीडियो को एग्ज़ाम के बाद में देखने से कोई मतलब नहीं है। आप देखना चाह रहे हैं तो अभी देखिए, एक बार देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको देखना है नहीं देखना है। तो लास्ट में कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके बाद हम सिर्फ एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो चलाएंगे, और यूनिट 10 को लेकर के अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि यूनिट 10 के वीडियो डाल दीजिएगा एमसीक्यू फॉर्म में, तो हम वो भी डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।